हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत संयोजी या फिर आणिक यौगिक के बारे में देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे विद्युत संयोजी या आणिक यौगिकों की विशेषताएं। तो विद्युत संयोजी यौगिक में आणिक बंध पाया जाता है दो परमाणुओं के बीच। तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनको एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो है उनकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से मतलब है कि खुली आंखों से हमें देखने पे उनका जो आकार और अवस्था, जैसे ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या दिखाई देता है वो कहलाता है उसकी भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था देखेंगे तो आणिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय रूप में रहते हैं या फिर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर उनकी संरचना देखेंगे तो जो क्रिस्टल रूप में रहेंगे वो कहलाते हैं क्रिस्टल जालक, और उनमें त्रिविम संरचना पाई जाती है। माने कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिसों से होते हुए इस प्रकार की तीन त्रिविमीय संरचना पाई जाती है। एक्स एक्सिस ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ऊपर की ओर जेड एक्सिस। माने तीन दिशा में उसके अणु या परमाणु व्यवस्थित होकर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो NaCl जो नमक है का सूत्र है वह एक आणिक यौगिक है और इसकी रॉक साल्ट संरचना पाई जाती है या फिर क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। तो इसकी संरचना को देखेंगे कि NaCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे जो NaCl रहता है उसमें Na+ चार्ज पाया जाएगा। एक तो पाया जाएगा Na+ और दूसरा पाया जाता है Cl- आयन। तो Na+ आयन जो पाया जाता है और Cl- आयन, तो यहाँ पे Cl- को मैं इस प्रकार से प्रदर्शित करूंगी भरे हुए गोले के द्वारा, और Na+ को खाली गोले के द्वारा प्रदर्शित करूंगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित करती हूँ। अब यहाँ पे उसका डायग्राम बनेगा तो उसमें जो घनाकार संरचना पाया जाएगा, तो पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं घन, इस प्रकार से ये हो गया एक क्यूब। अब इसमें जो Cl- है वो FCC प्रकार का संरचना बनाता है। FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें एक एक और यहाँ पे इस प्रकार से खींच लिया जाता है रेखा हर फलक के बीच में। उसके बाद इधर इस प्रकार से खींचते हैं। ये नीचे वाला को सबसे नीचे वाला टच करेगा, बीच वाला को बीच वाला, और सबसे ऊपर वाले को ऊपर वाले को। अब इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, इसमें इस प्रकार से खींचेंगे तो ये जो अंदर वाला है सबसे बाहर वाले को टच करेगा यहाँ पे, और बीच वाले को, और इसमें सबसे जो बाहर वाला है सबसे अंदर वाले को टच करता है। तो ये हो गया। इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है NaCl का। अब यहाँ पे कहाँ ये है घन का कोना है, ये कितना ठो कोना रहता है? आठ कोना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो घन के कोने हैं उसमें Cl- पाया जाएगा हर कोने में, और हर जो फेस है, जैसे ये एक फेस है, ये एक फेस दिख रहा है, तो हर फेस के सेंटर में इस फेस का सेंटर ये है। उसी प्रकार ये भी एक फेस बनेगा, इसका सेंटर ये है। तो फेस के सेंटर में पाया जाएगा Cl- और कोने में पाया जाएगा, तब यह बनाएगा FCC। तो यहाँ पे 6 फेस रहता है। इसमें क्यूब में टोटल 6 फेस रहेगा। 1 2 3 4 फेस हुआ, और ये वाला जो फेस है ये सामने का फेस हो जाएगा, और ये वाला फेस पीछे का फेस, कुल 6 फेस रहता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे Cl- को, तो हर कोने में पाया जाएगा। तो यहाँ एक तो Cl- रहेगा, 2, यहाँ 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 कोने में हो गया।
अब फेस क्यूबिक है तो फेस के सेंटर में पाया जाएगा। तो यहाँ पे एक ठो इस वाले फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में यहाँ पे, इस वाले फेस के सेंटर में यहाँ पे, और इस वाले फेस के सेंटर में यहाँ पे, और जो सामने वाला फेस है उसके सेंटर में यहाँ पे, और ये जो पीछे वाला फेस है उसके सेंटर में यहाँ पे। ये हो गया Cl का पोजीशन NaCl संरचना में। अब देखते हैं कि जो Na+ है उसकी स्थिति कहाँ पे रहती है। तो उसको देखने के लिए जहाँ ये ऑक्टाहेड्रल जो रिक्तिका का निर्माण करेगा इस प्रकार का संरचना, तो जहाँ जहाँ पे रिक्तिका पाया जाएगा वहाँ वहाँ पे Na+ पाया जाएगा। तो इसमें जो घन है, ये घन है पूरा, इसका कोर, ये पहला कोर, दूसरा कोर, तीसरा कोर, चौथा कोर, इसी प्रकार से इसमें 12 कोर हैं। तो हर कोर के बीच में ये कोर है तो इसका सेंटर ये हुआ, इस वाले कोर का सेंटर ये, इस वाले कोर का सेंटर ये, और इस वाले कोर का सेंटर ये। तो हर कोर के सेंटर में Na+ पाया जाएगा और पूरे जो क्यूब है उसके सेंटर में एक ठो Na+ पाया जाएगा। तो ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल रिक्ति में अपना स्थान। तो चलिए भरते हैं इसको। तो Na+, यहाँ पे Na+, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो कोर रहता है। तो हर कोर के बीच में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एज सेंटर, उसमें पाया जाएगा, और एक जो Na+ है यहाँ पे बीच में पाया जाता है। तो ये हो गया। अब हर जो Na+ रहेगा वो 6 ठो Cl- से घिरा रहता है, और हर जो Cl- रहेगा वो 6 ठो Na+ से घिरा रहता है। माने कि एक ठो इसके चारों ओर 6 ठो Na+ पाया जाएगा, और 6 ठो Na+ के चारों ओर 6 ठो Cl- पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो ये क्या है? Na+ है। तो इसको घेरेंगे तो यहाँ पे एक ठो घिरा है, 2 से घिरा है, 3 से घिरा है, यहाँ पे चौथा से घिर गया, यहाँ 5वां से घिरा, और यहाँ पे किससे घिरेगा? 6वां से। तो ये क्या है? Na+ है, Na+ है ये। तो ये क्या है? Cl- है ये। तो अब 6 Cl- से ये घिरा होगा। कैसे घिरता है देखें, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें ये और ये और ये सबको मिलाए, उसके बाद इधर से ऐसे मिला देते हैं। तो जो एक Na+ है 6 ठो Cl- से घिरा रहेगा यहाँ पे। अब जो क्लोराइड है यहाँ पाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्लोराइड है कैसे 6 ठो Na+ से घिरा रहेगा। ये क्लोराइड है। तो यहाँ पे कितना से घिरा हुआ है? 1 2 और 3 से घिरा हुआ है। तो यहाँ 4 5 और ये 6। तो ये क्लोराइड, ये Cl- है और ये Na+ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोराइड एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl और 6 Cl। तो ये भी यहाँ पे 6 Cl- से घिरा रहता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो NaCl का स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यही कहलाएगा NaCl का रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें एक Na+ 6 Cl- से घिरा रहेगा और एक Cl- 6 Na+ से घिरा रहता है। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 रहता है, और ये अष्टफलकीय FCC प्रकार का क्यूबिक संरचना का निर्माण करते हैं, जो कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। यह तो हो गया इनकी स्थिति या भौतिक अवस्था। अब देखेंगे गलनांक और क्वथनांक। तो जो भी आणविक यौगिक रहता है उनका गलनांक और क्वथनांक का मान काफी उच्च रहता है, क्योंकि इसके अणु में प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, विद्युत आकर्षण बल।
जिसके कारण ये आपस में प्रबलता से बंधे रहेंगे और तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठोस रूप में है तो उसको गलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब गलेंगे तो गलनांक उच्च होगा। उनको अगर उबालेंगे तो उबालने के लिए भी या फिर उबलने के लिए जो ताप चाहिए वो भी ज़्यादा होगा, तो क्वथनांक का मान भी उच्च होता है। उसके बाद कठोरता और भंगुरता, तो ये ठोस रूप में पाए जाते हैं और प्रबल, जिनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये ठोस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे परत संरचना पाई जाती है। जो परत संरचना है इस प्रकार से, एक आयन एक परत बनाएगा, फिर दूसरे प्रकार के जो आयन है दूसरा परत बनाते हैं, तो परत संरचना पाई जाती है। तो ये एक परत है, ये दूसरा परत है, तो एक परत दूसरे परत पे मोमेंट कर सकता है, गति कर सकता है, जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। और कभी कभी जो एक प्लस आयन माइनस आयन से घिरा है और यहाँ भी इधर भी माइनस आयन से घिरा रहेगा, उसी प्रकार जो माइनस आयन है प्लस आयन से घिरा रहता है और प्लस आयन से घिरा रहेगा। लेकिन कभी कभी जो प्लस आयन के पास आ जाता है तो धन के पास आएगा तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, या फिर ऋण आयन के पास आएगा तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो धन आयन के पास आएगा तो प्रतिकर्षण होगा दोनों में, या फिर ऋण आयन के पास आएगा तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, जिसके कारण इसमें ये टूट जाते हैं या फिर चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। क्योंकि दोनों पास हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, माने कि टूट जाएगा बंध, तो इसमें चूर्ण में बदलने का भी गुण पाया जाता है। तीसरा होती है विलेयता। तो जो आणविक यौगिक हैं वो हमेशा ध्रुवीय विलायक, वह विलायक जो धन आयन और ऋण आयन में टूटकर पदार्थ को अपने में घोलता है वो कहलाता है ध्रुवीय विलायक, माने कि जिसमें दो ध्रुव पाए जाएंगे, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, वो कहलाएगा ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक में आणविक यौगिक विलेय होते हैं, क्योंकि उसमें जलयोजन ऊर्जा का मान ध्रुवीय विलायकों का ज़्यादा होगा, तो जलयोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, जिसको सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं, या घोलने की एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, तो किसी भी यौगिक को अपने में वह घोल लेगा और विलयन का निर्माण होगा। तो जो अध्रुवीय विलायक है उसमें अविलेय रहेंगे, क्योंकि अध्रुवीय विलायक प्लस और माइनस में नहीं टूटेंगे और आणविक यौगिक प्लस और माइनस में टूटते हैं। तो जो प्लस और माइनस में जो विलायक टूटेगा ध्रुवीय होगा, वही आणविक यौगिक को अपने में घोल पाएगा। इसमें एक शब्द आता है विलेयता। तो विलेयता के लिए हम देखते हैं, कोई भी जो आणविक यौगिक है उसका अगर धन वाला भाग अगर हम लोग जल में घोलते हैं आणविक यौगिक को, तो H2O है जल, तो जल क्या करेगा, OH माइनस आयन बनाता है और H प्लस आयन बनाता है। तो किसी भी आणविक यौगिक को जल में जब डालते हैं तो दो भागों में टूटता है, धन आवेश में टूटेगा और ऋण आवेश में टूटेगा। ये बीच वाला भाग आणविक यौगिक का है, तो धन आवेश में टूटेगा या फिर ऋण आवेश में टूटेगा। उसके बाद टूट गया तो अब जल है, जल में घोले हैं, हालांकि विलायक के रूप में जल को लिए हैं, तो जल भी दो भाग में टूटेगा, क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन आणविक यौगिक के जो ऋण आवेश रहता है उसके चारों ओर ये प्लस आयन इकट्ठा होकर के गोल घेरा बना लेता है, और इसका जो ऋण आवेशित भाग है ऋण आवेश से दूर हटेगा और धन आवेशित भाग इसके चारों ओर से इसको घेर लेगा, माने इस प्रकार से घेरा बना लेगा धन आवेश का और इसको अपने में घोल लेगा, तो ये घुल जाएगा जल में। उसी प्रकार जब धन आवेशित भाग लेते हैं आणविक यौगिक का, कोई भी धन आवेशित भाग के चारों OH माइनस आयन एक घेरा बना लेता है। ये ऋण चार्ज सब दिख रहा है, ऋण ऋण ऋण, तो ये OH माइनस आयन का O माइनस आयन का ऋण चार्ज धन चार्ज को चारों ओर से घेर लेगा और इसको इस आवेश के चारों ओर एक घेरा बना करके इसको अपने में घोल लेगा।
तो यही जो ऊर्जा है, इसके चारों ओर विपरीत आवेश का घेरा बनाकर घोलने से जो ऊर्जा मिलती है वो कहलाएगा जलयोजन ऊर्जा। तो यहाँ पे विलायक जल लिए हैं तो ये कहलाएगा जलयोजन ऊर्जा। लेकिन जल के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा विलायक लेते हैं तो वो कहलाता है विलायकन ऊर्जा। तो जलयोजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा किसी भी पदार्थ की विलेयता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। और जल के अणु को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकेंगे। तो H माइनस OH माइनस को प्रदर्शित करेगा और यहाँ पे जो प्लस है वो H प्लस को प्रदर्शित करेगा। तो जब धन आयन को घोलना रहता है तो ऋण आयन वाला भाग इसके चारों ओर घिरता है, और ऋण आयन को घोलना रहेगा तो धन आयन वाला भाग इसके चारों ओर से इसको घेरेगा। तो ये हो गया जलयोजन या विलायकन ऊर्जा। उसके बाद आता है विद्युत चालकता। तो जो आणविक यौगिक रहेंगे वो पिघली हुई अवस्था में विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, माने उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। पिघली हुई अवस्था में वो आयन के रूप में आ जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो जब आयन के रूप में आ जाएंगे तो उसमें आसानी से गति कर पाएंगे अपने विपरीत आवेश की ओर, और अपने विपरीत आवेश की ओर गति करते हैं, जिसके कारण उसमें आणविक चालकता पाई जाती है या विद्युत चालकता पाई जाती है। अब आता है आणविक अभिक्रिया। तो जो आणविक यौगिक हैं वो आणविक अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि धन आयन ऋण आयन की ओर गति करता है और ऋण आयन धन आयन की ओर गति करता है। तो ये एकदम आसानी से आणविक क्रिया करते हैं और अवक्षेप का निर्माण करते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्राइड को जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप मिलता है और सोडियम नाइट्राइड का विलयन बनता है। समवायता। अब समवायता जो है अपने ही समान संरचना प्रदर्शित करना, जिनका सूत्र एक ही होता है लेकिन संरचना अलग अलग रहता है, वो कहलाता है समवायता। तो ये अदैशिक प्रकार के बंध बनाते हैं, क्योंकि इसमें हर आयन के चारों ओर विपरीत प्रकार के आयन पाया जाता है। माने कि जो धन आयन है, धन आयन के चारों ओर ऋण आयन पाया जाएगा और ऋण आयन के चारों ओर धन आयन पाया जाएगा। तो अपने से विपरीत आयनों से घिरे होने के कारण ये समवायता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं आणविक यौगिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे सहसंयोजक बंध। ये तो था आणविक बंध के बारे में अभी तक जो पढ़े, अब पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। तो जो सहसंयोजक बंध है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो इस सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए। सबसे पहला था लुईस लैंगमुर का सिद्धांत, दूसरा था संयोजकता बंध सिद्धांत और तीसरा था आणविक कक्षक सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं लुईस लैंगमुर का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि हर परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और साझेदारी करेगा। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में रहेंगे और जो बंध बनेगा वो कहलाएगा सहसंयोजक बंध। तो जो 2 परमाणु लेंगे वो दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। कल हम लोग अणु के प्रकार में देख चुके हैं कि H2, Cl2, N2 ये सब समान प्रकार के परमाणु से बनते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा। लेकिन HCl, NH3, CO2 ये सब सहसंयोजक बंध से ही बनते हैं, लेकिन विषम प्रकार के परमाणु उसमें पाए जाते हैं एक अणु में। तो इस प्रकार से जो सहसंयोजक यौगिक बनते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा बनते हैं, और उसमें जो बंध रहता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंध, और जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा सहसंयोजक यौगिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि सहसंयोजक यौगिक में बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनेगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो एक सिंगल बंध से उसको प्रदर्शित करेंगे।
माने दो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को एक लकीर से प्रदर्शित करते हैं। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो उसको डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करेंगे, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कहीं पे हो रही है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। और इधर ए प्रकार का अणु रहेगा और इधर बी प्रकार का रहता है, और दोनों के बीच जो बंध बनेगा और जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उसको दोनों के बीच में लिखा जाता है। और जितने जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी होगा, उतनी ठो लकीर के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो उसको बोलेंगे एकल सहसंयोजी बंध। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो उसको बोलेंगे डबल सहसंयोजी बंध या डबल सहसंयोजी बंध, या फिर क्या बोलते हैं इसको द्विबंध कहलाता है। और जब तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो ये कहलाएगा त्रिबंध या त्रिसहसंयोजी बंध, और ये द्विसहसंयोजी बंध। तो इसमें हर प्रकार के जो बंध का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन का निर्माण। तो जो हाइड्रोजन है इसमें इसको लुईस स्ट्रक्चर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो एक एच से प्रदर्शित किए, ये भी हो गया एक हाइड्रोजन। अब ये दोनों जब बनाएंगे H2 तो इसमें ये 1s कक्षक है, इसका भी 1s1, ये भी हो जाएगा 1s1। तो s कक्षक है तो इसमें अष्टक पूरा नहीं करेगा, ये द्विक पूरा करेगा अपने s कक्षक में। तो दोनों हाइड्रोजन पास पास आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों से। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा H H। ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें पहला हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो जाएगा और इधर दूसरा हाइड्रोजन का भी द्विक पूरा हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने साझा किया, बीच में रहा इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि जो 1s कक्षक है ये 1s या फिर ये भी 1s है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका बीच का इलेक्ट्रॉन में इसका भी हिस्सा है तो इसका 1s में द्विक पूरा हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन में इसका भी हिस्सा है तो इसका भी 1s में द्विक पूरा हुआ। तो ये H2 का निर्माण यहाँ पे हुआ। तो ये है समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ सहसंयोजक बंध। तो इसको हम लोग दर्शाएंगे तो H और H के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो इसको एक बंध के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यह हो गया H2 का बनना। इसी प्रकार से देखेंगे तो अमोनिया का निर्माण भी इसी से होता है। जैसे जब अमोनिया बनेगा, अमोनिया में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर ऑर्बिटल में। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये संयोग कर रहा है तो तीनों हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको पहचानने के लिए यहाँ पे क्रॉस से लिखते हैं। इसको डॉट से भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्रॉस से भी लिख सकते हैं। तो यह है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और यह है अमोनिया का इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी सहसंयोजक बंध बनेगा। तो हाइड्रोजन को अपना द्विक पूरा करना है तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। इसको भी अपना द्विक पूरा करना है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको भी अपना द्विक पूरा करना है तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन के पास, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करना रहता है। 2 से ज्यादा हो गया 5, तो अब अष्टक पूरा करेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है इन सब को अपने अंदर ले लेगा। क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बन रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों का अधिकार है, इन दोनों पे इन दोनों का अधिकार है, और इन दोनों पे इन दोनों का अधिकार है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया।
और जो हर हाइड्रोजन है उसका द्विक पूरा हो गया, तो यह स्टेबल कंपाउंड बन जाता है जो कि अमोनिया कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक से अधिक परमाणुओं के बीच भी सहसंयोजक बंध से यौगिक का निर्माण होता है। ये तो था एकल सहसंयोजक बंध। अगर इसको हम लोग बंध द्वारा दर्शाएंगे तो अमोनिया को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे एक कल बंध बना है, यहाँ पे तो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये एकल बंध बन गया। एकल एकल बंध तीनों हाइड्रोजन के पास। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, लेकिन आउटर कक्षक में है इसलिए इसको दर्शाए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी से प्रदर्शित करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर बीपी से प्रदर्शित करेंगे बॉन्ड पेयर, और ये हो जाएगा लोन पेयर। तो यहाँ पे ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, तो यहाँ पे इसको जस का तस लिखेंगे। तो नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा पाया जाता है, माने कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो एक आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो दो आएगा, क्योंकि दो ठो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पेयर में बोलेंगे तो एक आएगा। और ये सिंगल बंध बना करके हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे एक एक लकीर यहाँ पे दर्शाएंगे। ये हो गया सिंगल बंध। अब आता है बहुबंध। तो बहुबंध कहने का मतलब है कि जब एक से अधिक प्रकार के बंध बनेगा दो परमाणुओं के बीच में, सहसंयोजक बंध माने दो परमाणुओं के बीच में एक से अधिक सहसंयोजक जब बंध बनेगा तो वो कहलाएगा बहुबंध। तो बहुबंध में द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़ करके O2 बनाते हैं तो द्विबंध बनता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 4 5 और 6। इसके भी आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्रॉस से दर्शाती हूँ, पहचान में आएगा। इसके आउटर ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अष्टक पूर्ण करना है, इसको अष्टक पूर्ण करना है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये यहाँ पे साझेदारी कर लेंगे, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेंगे, तो दोनों के बीच में आएगा। और इस प्रकार से ये बन जाएगा O O, और यहाँ पे ये साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है 3 4 5 6, इसका भी इधर दर्शाएंगे। तो ये दोनों साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एक बंध बनेगा और इसके लिए एक बंध। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 बंध बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो है तो 2 बंध। और यहाँ पे जो लोन पेयर है ये यहाँ पे जस का तस रहेगा, क्योंकि ये साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर जस का तस रहेगा। सॉरी ये क्रॉस होगा। तो इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हुए इस पे, और इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर हो गए। तो ये क्या बन गया है, O2 अणु बन गया है, ये O2 बना। तो O2 में लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, तो जो O2 अणु है उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया द्विबंध का उदाहरण। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन रहता है उसमें त्रिबंध पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन है इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और इस वाले नाइट्रोजन में भी 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये अपने
3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और इस प्रकार से बंध बनाएंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो यहाँ पे ट्रिपल बंध बनेगा और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। तो यहाँ पे N2 अणु बन जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पे लोन पेयर की संख्या इसमें एक, तो लोन पेयर बराबर 2 बचता है N2 अणु में। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है। उसके बाद इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे कि सामान्य और बहुपरमाणुिक अणुओं की लुईस संरचना के बारे में।